हेलो स्टूडेंट, वेलकम स्मैक इन मैथ्स क्लास। बेटा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का जो चैप्टर चल रहा था, तो परमुटेशन की अपन स्टडी लास्ट क्लास तक कर चुके। परमुटेशन क्या था, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। परमुटेशन का मतलब था सिलेक्शन विद ऑर्डर, यानी अरेंजमेंट, यानी सेलेक्ट भी करना है फिर उनको अरेंज करना है। तो ये अरेंज करने के जो टाइप्स थे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ही परमुटेशन था। मैंने कहा कि n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स में से r को सेलेक्ट करना, npr। क्लियर? r को सेलेक्ट क्या हो गया, npr। एक सेकंड बेटा, चलिए। तो परमुटेशन में क्या था कि n में से r को सेलेक्ट करना, लेकिन सेलेक्ट करने के साथ साथ उनको अरेंज भी करना। तो यही अरेंजमेंट, और अरेंज जब करते हैं बेटा तो ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है ना, कि पहले कौन आना है, बाद में कौन आना है, बाद में कौन आना है। ठीक है, तो जो ऑर्डर के साथ अरेंजमेंट सिलेक्शन होता है और ऑर्डर के साथ सिलेक्शन को अरेंजमेंट कहते हैं, यही अरेंजमेंट परमुटेशन था, जिसका नोटेशन एनपीआर था। एनपीआर का मतलब हुआ बेटा टेकन n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ, सॉरी, टेकन r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज टू टेकन n और टेकन r आउट ऑफ n। क्लियर? उसी तरह से अब कॉम्बिनेशन है, तो आज अपन कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन है क्या, बता चुके हैं आपको पहले ही। कॉम्बिनेशन यानी संचय, हिंदी में इसको संचय कहते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर? और कॉम्बिनेशन का एक दूसरा नाम मैंने आपको कहा था सिलेक्शन भी है। ओके, कॉम्बिनेशन ही क्या है, सिलेक्शन है। तो यहां पर इसमें परमुटेशन में तो सिलेक्ट करने के साथ अरेंज भी किया जाता है, यहां सिर्फ सिलेक्ट किया जाना है। क्लियर? तो ओनली सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, जबकि परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां याद रखेंगे ये सिलेक्शन है, ओनली सिलेक्शन, यहां ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। क्लियर? यहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली सिलेक्शन करना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये थ्री ऑब्जेक्ट्स, थ्री बुक्स है, कोई भी ए बी एंड सी, ये थ्री बुक्स है। क्लियर? इन थ्री बुक्स में से कोई से दो का सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट एनी टू बुक्स, ठीक है, आउट ऑफ थ्री। सिलेक्ट एनी टू बुक्स आउट ऑफ थ्री, कोई सी टू बुक्स का सिलेक्शन करना है। अब सबसे पहले तो आप ये जान जाएं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सिमिलैरिटी क्या है। तो जो सिमिलैरिटी है वो सिर्फ लैंग्वेज की है बेटा। पेपर में क्वेश्चन में यूं लिखा मिलना है कि इन थ्री बुक्स में से कोई सी दो का सिलेक्शन कीजिए, कोई से दो के सिलेक्ट करने के टाइप्स बताइए। क्लियर? नंबर ऑफ टाइप्स टू सेलेक्ट टू बुक्स आउट ऑफ थ्री बुक्स। क्लियर? तो आपको जब नंबर ऑफ वेज चाहिए दो बुक्स के सिलेक्शन करने के, अब क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाएगा कि नंबर ऑफ परमुटेशन बताइए या नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताइए। अगर नंबर ऑफ परमुटेशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट जैसा कह देगा तो क्लियर हो जाएगा, परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलना है, उसको तो सिर्फ इतना कहना है कि ये थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं, इन थ्री ऑब्जेक्ट्स में से कोई से दो का सिलेक्शन करने के टाइप्स बताइए, कोई से दो को कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये पूछेगा। अब सिलेक्ट करना कॉम्बिनेशन भी होता है, सिलेक्ट करना अरेंजमेंट भी होता है, परमुटेशन में भी। लैंग्वेज सेम होना, ये सिमिलैरिटी होना। क्लियर? ये आपको पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन परमुटेशन का है या क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। क्लियर? मैंने वापस रिपीट कर रहा हूं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय में सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी है लैंग्वेज की। क्वेश्चन में यूं कहा जाता है कि ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कुछ का सिलेक्शन करने के टाइप्स बताइए। अब आप सोचेंगे कि परमुटेशन के द्वारा टाइप्स निकालूं या कॉम्बिनेशन के द्वारा निकालूं, तो ध्यान रखेंगे परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन, ही आपको पहचानना है। अब आप क्या करोगे, उनमें से कोई से दो ऑब्जेक्ट लेंगे, उनका ऑर्डर चेंज करके देखोगे इस तरह से। अगर रिजल्ट बदल रहा है तो परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया, और ऑर्डर बदलने से रिजल्ट नहीं बदल रहा तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। जैसे मैंने कहा कि कोई एक नाम है, इंडिया हो गया, INDIA,
इंडिया में से कोई से 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो आप देखते हैं लेटर को जब आगे पीछे करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। क्लियर? तो लेटर्स में से कोई से 2 या सभी को सिलेक्ट करने का जो वेज होगा वो परमुटेशन हो जाएगा, यानी क्वेश्चन परमुटेशन का हो गया। नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, कोई से 2 को सिलेक्ट कीजिए, तो पहले आपने 2 लिया फिर 3 लिया, 23 बना, लेकिन जैसे ऑर्डर बदला 32 हो गया, रिजल्ट बदल गया। तो नंबर्स में से कोई से 2 का सिलेक्शन करना परमुटेशन का क्वेश्चन हुआ, लेकिन जहां ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट नहीं बदल रहा वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। जैसे मैंने कहा कि 10 कोई पर्सन्स है 10, उन 10 पर्सन्स में से कोई से 2 को सिलेक्ट कीजिए। क्लियर? या कोई से 10 को सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप जानते हैं क्रिकेट टीम होती है 14 की सिलेक्ट की जाती है, 14 में से जो 11 प्लेयर होते हैं 14 में से सिलेक्ट करने पड़ते हैं। प्लेइंग 11 कहां से बनानी होती है? 14 में से। तो 14 में से कोई से 11 लेंगे अपन, तो चाहे पहले विराट कोहली को ले लिया जाए, चाहे रोहित शर्मा को लिया जाए, चाहे रोहित को पहले विराट को बाद में ले आएंगे, तो 11 ही प्लेयर। यानी यहां इनको अदला बदली करने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि प्लेयर 11 के 12 हो गए या 12 के 11 हो गए, नहीं होना है ना। तो इसका मतलब यहां ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का हो गया। क्लियर? मैंने कहा आपके पास 3 बुक्स हैं, 3 में से कोई से 2 को सिलेक्ट करना है, तो पहले आपने फिजिक्स की बुक ले ली, फिर मैथ की ली, 2 बुक आ गई। अगली बार आप कहते हो नहीं ऐसे नहीं, पहले मैथ के लेके फिर फिजिक्स का लेके, तो भी तो रिजल्ट वही है, आपके पास 2 ही बुक है, यानी यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो आप क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का हो गया। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन परमुटेशन का होना है या क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का होना है। ओके? कैसे पहचानेंगे फिर बता दे रहा हूं, ऑर्डर बदल के देख लेंगे इस तरह से। अगर रिजल्ट चेंज हुआ परमुटेशन का, नहीं हुआ कॉम्बिनेशन का। तो सिमिलरिटी सिर्फ लैंग्वेज में मिलेगी और डिफरेंस आप जानते ही हैं, बहुत सारा डिफरेंस है। परमुटेशन में सिलेक्ट करने के बाद अरेंज भी करना होता है, जबकि कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन ही है। क्लियर? नंबर ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? वहां ईच अरेंजमेंट या ईच सिलेक्शन विद ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशन। ओके? परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, जबकि यहां ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अब जैसे मैंने कहा ये 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स में से कोई सी 2 का सिलेक्शन करना है। अब यहां जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन हो गया, तो बुक्स में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पहले कोई सी बुक ले ली जाए, बाद में कोई सी बुक ले ली जाए। ये तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हुआ, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो कोई से 2 को जब सिलेक्ट करेंगे विदाउट ऑर्डर, ये आ जाएगा ना, पहले ए ले लिया बी ले लिया, एक कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर? फिर बी ले लिया सी ले लिया, ये 2 बुक्स ये आ गई। इस तरह से आप 2 को सिलेक्ट कर सकते हो। सी को ले लिया पहले, ए को ले लिया, ये 2 बुक्स आ गई, इस तरह से 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन 3 में से कोई से 2 को सिलेक्ट करने के वेज कितने हो गए? 1 2 3। अब यहाँ ये नहीं कहना है आपको कि कॉम्बिनेशन करना है, ये तो कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक हो रहा है भैया। क्यों? क्योंकि ऑर्डर कोई मैटर ही नहीं कर रहा, जहां ऑर्डर मैटर ना करे कॉम्बिनेशन। तो ईच सिलेक्शन जो है वो एक कॉम्बिनेशन है। कितने कॉम्बिनेशन हुए बेटा? 1 2 3। ओके? तो यहां पर क्या कहेंगे? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टू सिलेक्ट 2 books out of 3 books is equals to 3. क्लियर? तो सिलेक्शन करने के जो वेज है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, या आप ऐसा कह सकते हैं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 books out of 3 books. ओके? ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन ही होगा क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये तो वो आपने प्रैक्टिकली करके देख लिया। अब जैसे एनपीआर नोटेशन ऑफ परमुटेशन था, उसी तरह से नोटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन भी है। उसका नोटेशन देख लीजिए क्या है। नोटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, इसका जो नोटेशन है वो है बेटा NCR। सी कॉम्बिनेशन से लिया गया, N टोटल ऑब्जेक्ट्स और R सिलेक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो NCR का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ वेज, या आप ऐसा कह सकते हैं बेटा नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, एक ही बात है। नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ सिलेक्शन या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ
कॉम्बिनेशन किस चीज का, टेकन आर आउट ऑफ एन एट ए टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टेकन आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, क्लियर। एनसीआर का मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से है। अब इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ये फॉर्मूला हो गया। तो जैसे आपने यहां देखा बाई प्रैक्टिकल कि 3 में से 2 को सिलेक्ट करने के वेज कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। फॉर्मूले द्वारा देखें तो 3 जो है वो तो n हो गया, सिलेक्ट नंबर ऑफ बुक्स फॉर सिलेक्शन कितनी है, 2, सिलेक्शन के लिए कितनी बुक्स हैं, 2 है, कोई सी 2 चाहिए, क्लियर। तो क्या आ जाएगा, n तो 2 हुआ और आप n 3 हो गया टोटल बुक्स, और सिलेक्ट एनी 2 बुक्स, इसका मतलब R2 हो गया बेटा 3C2, इसका मतलब फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो फैक्टोरियल 3 ये 1 हो चुका होगा और ये फैक्टोरियल 2, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 कैंसल, 3 आ गया इस तरह से, ठीक है। और ऐसे मैं आपसे कहूं कि कोई सी एक एग्जांपल ये ले लीजिए, एक में n 6 है और 6 में से r यानी 4 को सिलेक्ट करना है, क्लियर। ये आ जाएगा बेटा 6c4 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 4, ये फॉर्मूला सेट किया। तो फैक्टोरियल 6 को आप यूं लिखेंगे 6 5 फैक्टोरियल 4, और ये 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 into 1, और ये फैक्टोरियल 4 ये कैंसिल, और ये 2 3 जा 6 कैंसिल, और 5 3 जा 15। तो 6 में से 4 को सिलेक्ट करने के वेज, जिसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने वेज आ रहे हैं, 15 वेज आ रहे हैं, ओके, नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा इसके बाद आगे चलते हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करते चलेंगे। नंबर 1, जैसे कहीं यूं लिखा है बेटा NCR इज इक्वल टू फैक्ट, फॉर्मूला जानते हैं, अभी अभी देखा आपने n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ओके। तो इस NCR n माइनस आर, ये जो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर है, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये NPR हो गया, तो ये हो जाएगा NCR इज इक्वल टू NPR इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल आर, और यहां से अगर NPR निकालें तो NPR का एक नया फॉर्मूला मिल जाता है, फैक्टोरियल आर इधर आ जाएगा, तो NCR इंटू फैक्टोरियल आर, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, है क्या मतलब इसका। NPR का मतलब तो पुरानी कहानी है, N में से R ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना, P है यानी परमुटेशन है, यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्लियर, यानी अरेंजमेंट है ये। अब जैसे मैंने कहा ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 में से any 4 को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद इनको अरेंज भी करना है, क्लियर। तो सिलेक्ट करने के टाइप्स हो जाएंगे बेटा 10C4, क्लियर, यानी 10 में से कोई से 4 को सिलेक्ट किया, और अगर अब उनमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो यानी इसको मतलब अरेंज भी करना है, तो अब 4 सिलेक्ट होकर आ चुकी हैं, तो उन 4 को अरेंज करेंगे, इसका मतलब 4 में से 4 को विद ऑर्डर सिलेक्ट करोगे। विद ऑर्डर सिलेक्ट करने का मतलब हो गया बेटा 4P4, क्लियर। अब ये दो इवेंट हो गए, 10 में से 4 को सिलेक्ट करना एंड अरेंज करना, तो टोटल जो वेज आएंगे सिलेक्ट करने के 10 में से 4 को, वो सिलेक्शन विद ऑर्डर, दोनों चीजें हो गई, यानी परमुटेशन हो गया। तो एक तो डायरेक्ट 10C4 कर देते आप, एक इस तरह से कर सकते हो 10C4
इनटू इन 4 को सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करने के बाद अरेंज करना 4p4 और 4p4 का मतलब हो गया 10c4 और ये फैक्टोरियल 4। तो वही यहां पर आ रहा है n में से r को पहले तो सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज किया, ये दोनों इवेंट्स हो गए। तो सिलेक्ट करने के टाइप्स एंड अरेंज करने के टाइप्स, क्लियर। तो ये दोनों इवेंट एक साथ अकर हो रहे हैं। जब एक साथ अकर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, टोटल बेस के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे, कहां यूज आएगा बताएंगे क्वेश्चंस में। इसको यूं भी लिख सकते हो बेटा, एनसीआर, एन में से आर को सिलेक्ट किया, देन आफ्टर अरेंज किया तो आर पी आर, एक ही बात हो गया बेटा। ये समझ गए ना सभी लोग? चलिए, कहीं डाउट आए तो पूछ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ NCX is equals to NCY, NCX is equals to NCY, तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा x कंपेयर कर दें तो x y के इक्वल होगा। वो सिचुएशन आएंगी यहां पर क्या, देन x is equals to y या x plus y is equals to n होगा। ये ध्यान रखेंगे, प्रूफ भी करेंगे कई जगह ये बात। तो NCX equals to NCY होने पर दो रिजल्ट मिलते हैं, या तो x y के इक्वल होना है या x plus y is equals to n होना है। क्लियर? उसके बाद एक थ्योरम ये है NCR is equals to NC n minus r, NCR is equals to NC n minus r। ये बहुत यूज में लेनी है, इसको बहुत यूज होगा इसका, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा आपका बाइनोमियल थ्योरम, उसमें भी बहुत काम में आना है, ठीक है। तो NCR is equals to NC n minus r, इसका प्रूफ देख लें, प्रूफ देख लीजिए फटाफट। RHS लिया बेटा NC n minus r, अब यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो बेसिक फॉर्मूला है NCR का, क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है। यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू ये हो गई ना, तो जहां जहां r है वहां n माइनस r आ जाएगा और फॉर्मूला रह जाएगा यू n अपॉन n माइनस r अर्थात n माइनस r प्लस r हो जाएगा और फैक्टोरियल r तो r की वैल्यू n माइनस r। क्लियर? n से n कैंसिल हुआ, ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये और ये फैक्टोरियल r, तो यही बच गया था जो कि NCR कहलाता है, इज इक्वल्स टू NCR। तो ध्यान रखेंगे NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस r होता है। ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई जगह इसका यूज होना है, कहां होगा ये क्वेश्चन में पता चलना है। उसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, ये कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। ये नोट करिए, फिर इसका प्रूफ देखेंगे, जल्दी से नोट करो। चलिए, तो लास्ट वाले इस थ्योरम का प्रूफ देख लीजिए, क्या है। देखना इस थ्योरम का प्रूफ देखिए, क्या था थ्योरम कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR, ठीक है। प्रूफ देखेंगे क्या है, LHS ले लीजिए पहले, NCR प्लस NCR माइनस 1, और इन दोनों टर्म में NCR का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला, ये NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तो n और r सेम है, जबकि यहाँ n है, जबकि r की वैल्यू यहाँ r माइनस 1 है। क्लियर? तो दोनों में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा बेटा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r,
प्लस यहां देखेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस ये r+1 और ये फैक्टोरियल r यानी r-1। क्लियर? दोनों टर्म पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया। इस वाले पे ध्यान रखेंगे r की वैल्यू r-1 है तो r की जगह r-1 रखेंगे, ये रिजल्ट आएगा। करके देखेंगे एक बार। फिर चलिए बेटा यहां देखें तो फैक्टोरियल n कॉमन है, ओके, तो यहां से बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और ये जो फैक्टोरियल r है बेटा इस r को आप यूं लिख सकते हो r इंटू r-1, ओके। चलिए और प्लस 1 अपॉन ये जो n माइनस r+1 है, तो आप जानते हैं जब फैक्टोरियल ब्रेक किया जाता है तो एक एक कम होता चला जाता है ना नंबर। तो जब n माइनस r+1 को फैक्टोरियल से बाहर करेंगे तो n माइनस r+1 बाहर हुआ तो फैक्टोरियल में एक नंबर कम होकर n माइनस r ही बचेगा, ओके। और इस r-1 को ऐसे ही रहने दो। यहां तक समझ गए ना सभी? चलिए अब वापस देखो बेटा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r एंड फैक्टोरियल r-1 फिर कॉमन हुआ तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r-1 को कॉमन लिया, यहां आ गया 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r+1, ओके। चलिए अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये आएगा बेटा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r-1, एलसीएम लेंगे तो r इंटू n माइनस r+1, तो यहां एलसीएम लेंगे तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहां होगा। जानते हैं एलसीएम लेना n माइनस r+1 और ये प्लस r, तो r से तो ये r कैंसिल, क्या बच गया बेटा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r-1, ओके। यहां तक सबको समझ आ रहा है? ये क्या बच गया ब्रैकेट में बेटा n+1 अपॉन n माइनस r+1 इंटू r, क्लियर? चलिए अब n प्लस न्यूमरेटर क्या बन रहा है n+1 इंटू फैक्टोरियल n, तो इसको यूं लिख सकते हो n+1 फैक्टोरियल n अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका, तो ये आ जाएगा n माइनस r+1 n माइनस r+1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, इसके साथ लगा दिया इसे। और उसी तरह से r इंटू r-1 को एक साथ लिख दो r इंटू फैक्टोरियल r-1। तो ध्यान से देखें ये जो n+1 फैक्टोरियल n है, n+1 फैक्टोरियल n, अगर मैं आपसे कहूं कि फैक्टोरियल n+1 को सॉल्व कीजिए तो आप यही तो लिखोगे बेटा n+1 और एक कम हो जाएगा फैक्टोरियल n, तो ये मिलकर फैक्टोरियल n+1 बन रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल n+1। उसी तरह से n माइनस r+1 फैक्टोरियल अगर है, इसको सॉल्व करने को कहूं तो आप यूं लिखेंगे n माइनस r+1, एक कम हो जाएगा ना बेटा n माइनस r, तो ये दोनों मिलकर फैक्टोरियल n माइनस r+1 बनाएंगे, फैक्टोरियल n माइनस r+1, और उसी तरह से ये दोनों मिलकर फैक्टोरियल r बनाएंगे। तो आप इसको यूं लिख सकते हो बेटा n+1 अपॉन n+1 माइनस r और इंटू फैक्टोरियल r, क्लियर? और इसको अगर ध्यान से देखें, मैं आपसे कहूं कि जो RHS है n+1 CR, इस पर फॉर्मूला लगाइए तो ये आएगा फैक्टोरियल n+1 अपॉन n माइनस r होता है ना, तो n+1 माइनस r और फैक्टोरियल r, तो यही चीज आ गई ना। इसका मतलब ये हो गया बेटा n+1 CR इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है? तो ये थ्योरम जो है ये कई क्वेश्चंस में काम आएगी, कहाँ आएगी देखेंगे आप एक्सरसाइज जब करेंगे तो। और ये जो थ्योरम है वो नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आनी है, बाइनोमियल थ्योरम में, बहुत ध्यान से समझ के कर लेना। प्रूफ भी आपको आना चाहिए, प्रूफ भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है? नोट कीजिए बेटा।
चलिए बेटा इसके बाद इसके बाद इन कुछ पॉइंट्स को और याद रखेंगे कि जैसे एनसीआर का फॉर्मूला तो आप पढ़ ही चुके हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन कई बार डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन इस तरह से। जैसे ये लिखा है कहीं NC0, तो NC0 का मतलब हो गया बेटा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो ये आ गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और आंसर 1 आ गया। NC0 1 होगा, उसी तरह से अब n कुछ भी क्यों ना हो, 5C0 2C0 3C0 10C0 100C0 हमेशा रिजल्ट 1 ही आएगा, तो डायरेक्ट भी लिखेंगे आप। तो उसी तरह से बेटा NCn को अगर अपन ले तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल n, तो n माइनस n 0 जो कि 1 हो जाएगा और इससे ये कैंसिल, ये भी 1 ही आएगा। तो याद रखेंगे NC0 इज इक्वल टू NCn, क्लियर, और इज इक्वल टू 1, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं आप ऐसे। 5C5 1 होगा, 10C10 1 होगा, 100C100 1 होगा, क्लियर। चलिए उसके बाद जैसे कहीं लिखा है बेटा NC1 5C1 10C1 3C1 4C1, तो NC1 को अगर सॉल्व करें तो फैक्टोरियल फॉर्मूला अप्लाई करते हुए फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 1, तो इस n को बाहर लेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल, क्या आ गया n। तो याद रखेंगे NC1 हमेशा n होगा, चाहे n कुछ भी क्यों ना हो। मैंने पूछा 5C1 तो 5, 10C1 तो 10, 100C1 तो 100, ओके। तो डायरेक्ट लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ट्रिक बता रहा हूं मैं थोड़ा सा। NC2, तो जैसे NC1 था तो क्या आ गया n, और नीचे आप ऐसा लिख सकते हो ना n अपॉन फैक्टोरियल 1, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 ही रहता है, तो NC2 का क्या होगा, न्यूमरेटर में बेटा r का मतलब 1 है ना यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में एक ही नंबर है, यहाँ r का मतलब 2 है, तो न्यूमरेटर में 2 नंबर्स होंगे। कौन कौन से होंगे, n और n माइनस 1, और अपॉन फैक्टोरियल 1, तो यहाँ फैक्टोरियल 2, क्लियर। जैसे मैंने कहा 5C2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो एक तो NCR का फॉर्मूला लगाएं, एक इस तरह से कर दें, 2 है तो 5 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4 5 2 जा 10, तो 10 आ जाएगा, चाहे फॉर्मूले से निकालें चाहे ऐसे निकालें। अब NC3 ले लिया, तो यहाँ 2 था तो न्यूमरेटर में 2 नंबर से, यहाँ 3 नंबर्स होंगे, कौन कौन से, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, क्लियर। अब जैसे मैंने कहा 10C3 की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो क्या लिखोगे, 10 इंटू 9 एक कप इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 2 1, ओके। तो 3 3 जा 9 और ये 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 10 जा 120, ये आगे डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। उसी तरह से ये NC4 होता, तो 4 नंबर्स होते हैं ऊपर, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4। NC5 होता, तो n 5 नंबर्स होते हैं ऊपर, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 आ जाता। तो इस तरह से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो जब डिजिट्स कम कम हो तो इसी तरह से करेंगे अपन, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्लास में अपन जो 7.4 एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करेंगे, यानी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज आप इस कॉम्बिनेशन के लेक्चर को बहुत अच्छे से वॉच करोगे, सुनेंगे, वर्क करेंगे, और चूंकि परमुटेशन हम पढ़ चुके हैं
तो परमुटेशन यानी 7.3 तक कोई क्वेश्चन किसी का इनकम्प्लीट नहीं हो, ये भी देख लेंगे आप। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, क्लियर, कहीं अपनी कमजोरी रहनी नहीं चाहिए। फिर एक बार मैं मैसेज दे रहा हूं कि आप सबको स्कूल से कंसेंट लेटर स्कूल खुलने से पहले पहले जमा कराना है। नहीं जमा कराएंगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्लियर। तो वो सबसे पहला जरूरी काम हो गया कि कंसेंट लेटर स्कूल से ले, पेरेंट्स के द्वारा सिग्नेचर करा के फिल करके जमा करा दें। ओके बेटा, थैंक यू।